रात के ठीक 12 बजे क्यूबा की सबसे ताकतवर बिल्डिंग में एक आदमी दाखिल होता है। बाहर क्रांतिकारी सिपाही खड़े हैं, हर तरफ सन्नाटा और तनाव। अंदर चे गुवेरा खुद बैठा है और गुवेरा ने सिर्फ एक चीज मांगी थी, एक आदमी की। वो आदमी जो पूरी दुनिया की चीनी मार्केट कंट्रोल करता था। ये कहानी उसी आदमी की है जिसका नाम था जूलियो लोबो। एक ऐसा लड़का जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज देखी, चीनी, और उसी चीनी से उसने पूरी दुनिया खरीद ली। लेकिन जो चीनी इतनी मीठी थी, वही उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा जहर भी बन गई। 30 अक्टूबर 1898 वेनेजुएला के काराकस शहर में एक बच्चा पैदा हुआ। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बच्चा एक दिन पूरी दुनिया की चीनी का राजा बनेगा। उसका नाम रखा गया जूलियो लोबो ओलावारिया। उसके पिता हेरिबेर्तो लोबो एक स्पेनिश जूइश बिजनेसमैन थे जो वेनेजुएला में बैंकिंग का काम करते थे। उसकी माँ एक कैथोलिक क्यूबन महिला थी जिसका दिल हमेशा क्यूबा के लिए धड़कता था। लेकिन जूलियो अभी 2 साल का भी नहीं हुआ था कि वेनेजुएला की राजनीति बदल गई। नई सरकार आई, नए नियम बने और हेरिबेर्तो को देश छोड़ना पड़ा। पूरा परिवार एक जहाज में बैठा और क्यूबा के हवाना शहर पहुंच गया। हवाना उस वक्त एक बदलती हुई दुनिया थी। स्पेन का राज खत्म हो चुका था और अमेरिका का असर बढ़ रहा था। इसी नई दुनिया में जूलियो बड़ा हुआ। हवाना की गलियां, वहां की आवाजें, वहां का रंग, सब कुछ उसकी रगों में बस गया। लेकिन जूलियो एक आम बच्चा नहीं था। जब बाकी बच्चे खेल रहे होते थे, वो अपने पिता के साथ बैठकर बैंक का काम सीखता था। उसे समझ आने लगा था कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है। क्यूबा उस समय दुनिया का सबसे बड़ा शुगर एक्सपोर्टर था। हर जगह गन्ने के खेत, हर तरफ मिलों का धुआं। और जूलियो ये सब सिर्फ देख नहीं रहा था, बल्कि समझ रहा था। उसे एहसास हो गया था कि चीनी सिर्फ एक मीठी चीज नहीं है, ये ताकत है। यही सोच उसके अंदर धीरे धीरे एक सपना बन गई। 17 साल की उम्र में जूलियो को पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया। न्यूयॉर्क में उसने इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और बिजनेस सीखा। लेकिन उसकी असली पढ़ाई मार्केट में हो रही थी। वो शुगर के दाम ट्रैक करता, फ्यूचर्स समझता और हर छोटे बदलाव को नोटिस करता। इसी दौरान उसे चेस से प्यार हो गया और चेस ने उसे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया कि जीत हमेशा ताकत से नहीं, बल्कि एक कदम आगे सोचने से मिलती है। 1919 में जब जूलियो सिर्फ 21 साल का था और उसके पास कोई बड़ा नाम या अनुभव नहीं था, तब उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने अंग्रेजों की कंपनी टेट एंड लायल के साथ $60 लाख की शुगर डील कर ली। उस समय जब आम आदमी महीने में $5 कमाता था, ये डील किसी चमत्कार से कम नहीं थी। लोग उसे नहीं जानते थे, कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता था। लेकिन उसने शुगर का फ्यूचर प्राइस सही प्रेडिक्ट किया था और बस उसी एक प्रेडिक्शन ने उसकी किस्मत बदल दी। अब समझना जरूरी है कि शुगर मार्केट क्या होती है। चीनी सिर्फ खाने की चीज नहीं, बल्कि एक ग्लोबल कमोडिटी है जिसका प्राइस पूरी दुनिया में एक साथ बदलता है। और क्यूबा उस मार्केट का दिल था। दुनिया की आधी फ्री मार्केट शुगर क्यूबा से आती थी। मतलब अगर कोई क्यूबा की शुगर को कंट्रोल कर ले तो वो दुनिया की आधी चीनी को कंट्रोल कर सकता है। यही जूलियो का सपना था और उसने इसे सच कर दिखाया। 1920s के दशक में शुगर बूम आया। वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप बर्बाद था और पूरी दुनिया क्यूबा पर निर्भर थी। प्राइसेस आसमान छू रहे थे। जूलियो लगातार खरीद फरोख्त कर रहा था, प्रेडिक्शंस कर रहा था। लोग उसे पागल कहते थे। लेकिन 1921 में जब शुगर मार्केट क्रैश हुई और सब बर्बाद हो गए, तब जूलियो ने बाजी पलट दी। उसने क्रैश से पहले ही अपनी पोजीशन बदल ली थी और शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट कमा लिया। जब सब लोग डूब रहे थे, वो और ऊपर उठ रहा था। इस एक मूव ने उसे रातों रात मशहूर बना दिया। पैसा आने लगा और उसके साथ आई शान और शौकत। हवाना में उसका आलीशान घर था, उसके पास रेयर पेंटिंग्स थीं और नेपोलियन की यादगार चीजों का इतना बड़ा कलेक्शन था कि फ्रांस के बाद दुनिया में सबसे बड़ा कलेक्शन उसी के पास था। जूलियो खुद को नेपोलियन जैसा मानता था, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी स्ट्रैटेजी से दुनिया बदल दी। हवाना की हाई सोसाइटी में उसे एल वेनेनो कहा जाता था, यानी द पॉइजनस वन। उसकी पर्सनालिटी इतनी आकर्षक थी कि लोग समझ ही नहीं पाते थे कि वो कब उन्हें अपने इन्फ्लुएंस में ले चुका है। मूवी स्टार्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन सब उसके दोस्त थे। जॉन फॉन्टेन और बेटी डेविस जैसी एक्ट्रेसेस तक उसके करीब आईं। 1950s के दशक तक जूलियो लोबो सिर्फ क्यूबा का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का शुगर किंग बन चुका था। उसके पास 16 शुगर मिल्स, 30,000 एकड़ से ज्यादा जमीन, अपना बैंक और इंश्योरेंस कंपनी थी। उसके ऑफिसेज हवाना, न्यूयॉर्क, लंदन, मैड्रिड और मनीला में थे। और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया की फ्री फ्लोटिंग शुगर मार्केट का 10% अकेले उसके कंट्रोल में था। सोचो, अगर जूलियो एक दिन डिसाइड कर ले कि वो शुगर नहीं बेचेगा, तो पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ जाएंगी। यही असली पावर थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ सफलता की नहीं थी। 1946 में उस पर गोली चलाई गई
क्यूबा में उस समय क्राइम और पॉलिटिक्स का गहरा रिश्ता था। जूलियो हमेशा साफ तरीके से पैसा कमाने में विश्वास करता था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी और कमजोरी भी। वो बच गया, लेकिन उसने समझ लिया कि इस खेल में लोग सिर्फ पैसे के लिए नहीं, ताकत के लिए भी मारते हैं। फिर 1950 के दशक के आखिर में क्यूबा में एक तूफान उठा। फिडेल कैस्ट्रो रेवोल्यूशन लेकर आया। शुरुआत में जूलियो ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन 1959 में जब कैस्ट्रो हवाना में दाखिल हुआ तो सब कुछ बदल गया। नई सरकार ने जूलियो की सारी प्रॉपर्टीज, उसके मिल्स, जमीन, बैंक और कलेक्शन सबको पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका एम्पायर उसके हाथों से फिसलने लगा और फिर एक रात एक फोन आया। दूसरी तरफ आवाज थी चे गुएरा की। उसने कहा, जूलियो लोबो, कल रात 12 बजे मेरे ऑफिस में आओ। ये एक बुलावा नहीं बल्कि एक आदेश था। दुनिया के सबसे बड़े रेवोल्यूशनरी ने दुनिया के सबसे बड़े शुगर किंग को बुलाया था। अब सवाल ये था, क्या जूलियो जाएगा, और अगर जाएगा तो उसके साथ क्या होगा? ये जानेंगे खंड बी में। रात के 12 बजे से सिर्फ 15 मिनट पहले जूलियो लोबो अपनी गाड़ी में बैठा है। बाहर क्रांतिकारी जवान बंदूकें लिए खड़े हैं और अंदर वही आदमी बैठा है जिसके हाथ में कभी पूरी दुनिया की चीनी थी। लेकिन आज वो एक ऐसे इंसान से मिलने जा रहा है जिससे पूरी दुनिया डरती थी, चे गुवेरा। एक तरफ रेवोल्यूशन खड़ा था, दूसरी तरफ एम्पायर। एक तरफ कम्युनिस्ट क्यूबा, दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी जिसने चीनी के दम पर एक पूरा देश खरीद लिया था। आज रात एक ही सवाल का जवाब मिलना था, क्या चीनी की ताकत इनकलाब से बड़ी होती है? जूलियो लोबो वेनेजुएला में पैदा हुआ, क्यूबा में पला बढ़ा। 21 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी शुगर डील की। धीरे धीरे उसने मिल्स खरीदी, जमीन खरीदी, कंपनीज खड़ी की। 1950s तक उसके पास 16 मिल्स, एक बैंक, एक इंश्योरेंस कंपनी और पूरी दुनिया में ऑफिसेस थे। दुनिया की फ्री शुगर मार्केट का 10% अकेले उसके कंट्रोल में था। लेकिन 1959 में फिडेल कैस्ट्रो आया और जूलियो का एम्पायर हिलने लगा। अब सबसे बड़ा मोमेंट सामने था। 11 अक्टूबर 1960 की रात ठीक 12 बजे जूलियो लोबो हवाना के सेंट्रल बैंक में दाखिल होता है, जो अब क्रांतिकारियों के कब्जे में है। अंदर चे गुवेरा उसका इंतजार कर रहा है। जूलियो ने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े लोग देखे थे, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, मूवी स्टार्स, लेकिन आज का आदमी अलग था। गुवेरा ने उसे बैठने का इशारा किया। दोनों आमने सामने बैठे और फिर बिना घुमाए फिराए गुवेरा ने कहा, जूलियो, तुम्हारी सारी मिल्स, तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा बैंक, ये सब अब क्यूबा का है। हम इन्हें नेशनलाइज कर रहे हैं। जूलियो चुप रहा। ये खबर उसे पहले से थी, लेकिन गुवेरा ने आगे जो कहा वो अनएक्सपेक्टेड था। तुम्हारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में हमें एक भी दाग नहीं मिला, ना ब्लैक मनी, ना करप्शन, ना किसी को धोखा। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम क्यूबा की नई शुगर इंडस्ट्री चलाओ। ये एक ऑफर था, लेकिन शर्तों के साथ। जूलियो के पास सिर्फ एक मिल और एक घर रहेगा, बाकी सब गवर्नमेंट का होगा। बदले में वो मिनिस्टर ऑफ शुगर बन सकता था और पूरी क्यूबा की शुगर इकॉनमी उसके हाथ में रहती। लेकिन अब अपने लिए नहीं, सरकार के लिए। ये जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन था। एक तरफ सब कुछ खोना, दूसरी तरफ वही काम करते रहना जिसमें वो सबसे माहिर था, लेकिन किसी और के लिए। जूलियो खड़ा हुआ, गुवेरा की आंखों में देखा और कहा, मैं एक कैपिटलिस्ट हूं और तुम कम्युनिस्ट हो। मैंने पूरी जिंदगी कैपिटलिस्ट रहकर जी है, मुझे सोचने दो। उस रात जूलियो अपने घर लौटा, हवाना की गलियों से गुजरते हुए, जहां उसने बचपन बिताया था, जहां से उसकी पहली शुगर मिल दिखती थी, उस देश को देखते हुए जिसने उसे बनाया था। उस रात उसने महसूस किया कि एम्पायर छिन सकता है, पैसा जा सकता है, बिल्डिंग्स और मिल्स खत्म हो सकती हैं, लेकिन पहचान नहीं जाती। मैं कौन हूं, इसका जवाब उसे साफ पता था। वो एक फ्री आदमी था, एक इंडिपेंडेंट थिंकर, और ये फ्रीडम कोई सरकार, कोई रेवोल्यूशन न दे सकती है, न छीन सकती है। अगली सुबह जूलियो अपने ऑफिस गया, शायद कुछ कागज लेने, कुछ यादें समेटने, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा दरवाजे बंद थे। बाहर एक नौजवान क्रांतिकारी बैठा था, हरे यूनिफॉर्म में, उसी कुर्सी पर जहां कभी जूलियो बैठता था। वो लड़का उतनी ही उम्र का था जितनी उम्र में जूलियो ने अपनी पहली बड़ी डील की थी। एक पूरा चक्र पूरा हो चुका था। जूलियो ने उसे देखा, कुछ नहीं कहा, बस मुड़ गया। वो अपनी गाड़ी में बैठा और सीधे हवाना एयरपोर्ट चला गया। उस दिन जूलियो लोबो क्यूबा छोड़कर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। पहले मेक्सिको, फिर न्यूयॉर्क। उसकी पूरी जिंदगी क्यूबा में थी। उसकी मिल्स, उसकी जमीन, उसकी पेंटिंग्स, उसका नेपोलियन कलेक्शन, सब वहीं रह गया। न्यूयॉर्क में उसके पास सिर्फ वो खुद था और उसकी सोच। और उसने क्या किया? उसने फिर से शुरुआत की, फिर से शुगर ट्रेडिंग, फिर से डील्स, फिर से एक एम्पायर बनाने की कोशिश। क्योंकि जूलियो के लिए चीनी सिर्फ बिजनेस नहीं थी, वो उसकी भाषा थी। उसने कुछ सक्सेस भी पाई, लेकिन इस बार मार्केट ने उसका साथ नहीं दिया। क्यूबा के कनेक्शंस टूट चुके थे,
नेटवर्क खत्म हो चुका था। धीरे धीरे उसका पैसा भी खत्म होने लगा। जो आदमी कभी 200 मिलियन डॉलर्स का एम्पायर चलाता था, वो अब एक छोटी सी जगह में रहने लगा। दोस्तों ने मदद की कोशिश की, लेकिन उसने हर बार मना कर दिया। या तो मैं खुद कमाऊंगा या नहीं कमाऊंगा, लेकिन किसी का लिया हुआ नहीं लूंगा। वो चीनी का राजा था और राजाओं की अपनी इज्जत होती है। आखिरी सालों में वो स्पेन के मैड्रिड में रहने लगा, एक छोटे से अपार्टमेंट में। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम्हें क्यूबा की सबसे ज्यादा कौन सी चीज याद आती है? जूलियो ने जवाब दिया, मेरी मिल्स नहीं, मेरे पैसे नहीं, मुझे याद आती है मुरीलो की पेंटिंग्स, डिएगो रिवेरा का कैनवस, सैल्वाडोर डाली का आर्टवर्क। वो सब क्यूबा में रह गया, सरकार ने ले लिया और अब कोई उन्हें देख भी नहीं सकता। यही उसका दर्द था, पैसे का नहीं, कला का, चीनी का नहीं, इंसानियत का। 30 जनवरी 1983 को जूलियो लोबो इस दुनिया से चला गया, मैड्रिड में, अपने देश से दूर, 85 साल की उम्र में। कोई बड़ा फ्यूनरल नहीं हुआ, कोई नेशनल मॉर्निंग नहीं। क्यूबा में उसे एनिमी ऑफ रेवोल्यूशन कहा गया। लेकिन सालों बाद फाइनेंशियल टाइम्स के जर्नलिस्ट जॉन पॉल रैथबोन क्यूबा गए। जब वो जूलियो के पुराने ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने वहां एक ब्रॉन्ज प्लैक देखी, जूलियो लोबो के नाम की, उसी क्यूबा में जहां कैपिटलिज्म को नफरत से देखा जाता था। क्योंकि सच्चाई ये है, जूलियो लोबो ने क्यूबा को बहुत कुछ दिया था। उसकी मिल्स आज भी चलती हैं। क्यूबा की शुगर इकोनॉमी की नींव में उसका योगदान है। वो आदमी जिसने खुद को नेपोलियन जैसा माना, उसने भी नेपोलियन की तरह सब कुछ खोया, लेकिन इतिहास में अपनी जगह बना ली। इतिहास में वो लोग नहीं रहते जो सिर्फ अमीर होते हैं। इतिहास में वो रहते हैं जिन्होंने कुछ ऐसा किया हो जो पहले कभी नहीं हुआ। जूलियो लोबो ने एक ऐसी शुगर एम्पायर बनाई, अकेले, बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के, बिना किसी बड़े नाम के। अब एक बार सोचो, जब तुम चाय में चीनी डालते हो तो क्या कभी सोचा है कि उस एक चम्मच के पीछे कितनी कहानियां छुपी हैं? कौन सी जमीन से आई, किन हाथों ने काटी, किस जहाज से आई? चीनी सिर्फ एक कमोडिटी नहीं, इतिहास है। और उस इतिहास का एक अहम चैप्टर है जूलियो लोबो। एक ऐसा लड़का जो वेनेजुएला में पैदा हुआ, क्यूबा में पला, 21 साल में दुनिया की सबसे बड़ी डील की, 60 साल तक दुनिया की चीनी कंट्रोल की, और फिर एक रात सब कुछ छोड़ दिया। क्योंकि उसे पता था इंसान की पहचान सबसे बड़ी चीज होती है। चीनी पिघल जाती है लेकिन पहचान नहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहें।